प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के हालात तो आज बहुत ख़राब है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ज़्यादातर सेक्टर्स, थीम्स, सिर्फ आईटी मोस्टली ऊपर है और ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन है। ठीक है, और इस पर कोई कंप्लेन तो किसी को नहीं करना ना। पिछले कुछ दिनों से तो बहुत अच्छा खासा रिकवरी आया है। उतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट आया है उसका रीज़न क्या हो सकता है। एक रीज़न तो है नहीं, और भी रीज़न्स हैं। तो उन सारे रीज़न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही उन फैक्टर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट्स को सपोर्ट करेंगे या फिर इसे ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। और साथ ही जेफरीज का भी रिपोर्ट आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसमें आप आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर बार बार आते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट्स को देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि भाई बाहर क्या चल रहा है और उसके रिलेटिव टू इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यूएस मार्केट तो बहुत अच्छा, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। यूएस मार्केट्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस आने का रीज़न कि ट्रम्प बोल रहा है कि भाई चाइना के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना मना कर रहा है। चाइना बोल रहा है, मतलब ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहा है, पॉजिटिव है, हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाइना बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रम्प बोल रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। तो एनी हाउ इससे थोड़ा पॉजिटिविटी आता है मार्केट में कि ट्रम्प मोस्टली ऐसा लगता है कि भाई अब जल्दी जल्दी वो कुछ करना चाहते हैं, जो कि ठीक है, सबके लिए अच्छा है। और उसके बाद अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी, उसका भी रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट अच्छा था। और उस रिज़ल्ट से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने बोला है कि जो AI पे उनका खर्च है वो करते रहेंगे, तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आने वाले फ्यूचर में तो AI बेस्ड होंगी ना। तो अगर कोई कंपनी AI पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और उसे इफ़िशियंटली, उससे स्ट्रैक्ट कर रहा, जो भी खर्च कर रहा है उसका कोई अच्छा रिजल्ट या आउटकम निकाल रहा है, तो उसे मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा। तो यूएस मार्केट तो अच्छा था। एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मार्केट, जापान का मार्केट या फिर हांगकांग का मार्केट, सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा है। चाइना का मार्केट फ्लैट रहा है। यूरोपियन मार्केट का भी यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादातर मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इसका 10 ईयर GSEC देखेंगे तो 4.41% के आसपास चला गया था ना, थोड़ा वहाँ से नीचे गिरा है। ठीक है, वही है कि यूएस चाइना का ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो थोड़ा कमेगा आने वाले समय में, इसीलिए थोड़ा राहत मिल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है ना, थोड़ा बहुत गिरा है। ये तो मतलब यूएस चाहेगा कि 4% से नीचे लाया जाए इमीडिएटली, उसके बाद 3.5% लाया जाए, जितना ज़्यादा नीचे लाया जाए। बट हाँ, नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। लेट्स सी, अगर यूएस चाइना में ये जो ट्रेड डील की बात हो रही है ना, उसमें टाइम लगेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर उसको सही से डील करना है ना तो वो 2-3 साल का टाइम लगेगा, इमीडिएट फ्यूचर में नहीं होगा। बट एटलीस्ट स्टॉक मार्केट तो ना पहले मूव करता है, तो एटलीस्ट चाइना की तरफ से भी अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं सही बात है, हम डील पे लगे हुए हैं, आने वाले समय में कर लेंगे, तो उससे मार्केट पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं। ऑयल तो ठीक है, 66-67 के आसपास है, जो कि हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल लेवल है। और डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो 100 के आसपास है, मतलब डॉलर तो फ़िलहाल तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। वही है, जो डील है ना, अगर वो थोड़ा उस पर पॉजिटिविटी आता है तो डॉलर में थोड़ा आप देखेंगे कि डॉलर थोड़ा ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि डॉलर जाएगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर बिल्कुल जा सकता है। गोल्ड तो देखिए बहुत अच्छा ना, कितना ऊपर जाएगा ना, 3500 तक चला गया था, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अभी भी गोल्ड का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। और वर्ल्ड में जब तक ये जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना वो चलते रहेंगे, तब तक गोल्ड का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डॉलर जब तक वीक रहेगा या फिर यहाँ से और ज़्यादा वीक होगा तो उसका एडवांटेज भी गोल्ड को मिल सकता है। तो इसी सब चीज़ का बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है। तो देखते देखिए, अब तो गोल्ड ना एक ऐसे टेरिटरी में जा चुका है जहाँ की रिस्क बढ़ गया है। बट अगेन फ्यूचर किसी को पता नहीं, अगर इसी तरह से इश्यूज चलते रहें, डॉलर अगर मान लीजिए और भी वीक होने लगा फ्यूचर में, या फिर यूएस का जो GSEC है उसमें भी इशू आते रहें,
या फिर स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम रहा, तो बिल्कुल यहाँ पे गोल्ड का परफॉर्मेंस नियर फ्यूचर में भी हो सकता है कि और भी ज़्यादा रिटर्न्स आ जाए, यू नेवर नो। बट हाँ, ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि अभी इन्वेस्टमेंट करना, अगर रिस्क देखा जाए, रिस्क बढ़ गया है क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अगर कुछ फेवरेबल होता है वर्ल्ड वाइड ना, या फिर यूएस चाइना में, तो वहाँ पे देखेंगे कि गोल्ड में गिरावट आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन किसी को लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है ना, डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए, डाइवर्सिफिकेशन जैसे इक्विटी ना, हम 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड में करते हैं। तो अगर कोई 5-10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से जाना चाहता है और छोटा छोटा अमाउंट ना, बड़ा अमाउंट तो अगेन अभी मतलब नहीं बनता है, रिस्क बहुत है, छोटा छोटा अमाउंट ना जैसे SIP टाइप, तो वहाँ इशू नहीं, वो तो बिल्कुल किया जा सकता है। गोल्ड को आप इस तरह से देखें। इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं, तो इंडियन मार्केट्स तो देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह हालात ख़राब है, माइक्रो कैप, हाँ, और सेक्टर्स और थीम भी देखेंगे तो कहीं भी आपको कोई राहत नहीं दिखेगा, सिर्फ IT को छोड़कर, क्योंकि यूएस में पॉजिटिविटी रहा ना, तो और प्लस यूएस की IT कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा, नैस्डैक आपने देखा कितना अच्छा परफॉर्मेंस, उसका पॉजिटिव असर यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए IT कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन बाकी तो सभी जगह कंप्लीट ब्लड बात है इंडियन मार्केट्स में आज। सो नाउ रीज़न क्या हो सकता है गिरने का? तो देखिए, एक रीज़न तो मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था ना कि अर्निंग्स, ठीक है, कि ये जो क्वार्टर का अर्निंग आ रहा है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से भाई एवरेज के आसपास रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्निंग आएगा ना, वैसे वैसे उसका मार्केट पे असर पड़ेगा। असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखिए मार्केट पहले के मुकाबले तो ऊपर आ गया है, पहले तो पूरा गिरा हुआ था, ठीक है। वैल्यूएशन भी लार्ज कैप में तो बहुत अच्छा हो गया था, मिड कैप स्मॉल कैप भी गिर गया था पहले के मुकाबले बहुत, तो वहाँ पे तो ठीक था। लेकिन अब मार्केट ऊपर चला आया है, ठीक है। अब ऊपर आने के बाद वैल्यूएशंस पहले से बढ़ गया है, ठीक है। मतलब P रेशियो का क्या फार्मूला होता है? प्राइस बाई अर्निंग्स। तो प्राइस तो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अगर अर्निंग्स आपका नहीं बढ़ेगा तब तो मार्केट में प्रॉब्लम आएगा ना, वैल्यूएशन बढ़ जाएगा फिर से आपका, ठीक है। तो ये इशू हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट को अगर लगता है कि नहीं भाई जैसे उम्मीद से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसको मान कर चले। और ये जो इतना तेज़ी आया था, वो तेज़ी आने का कोई बहुत बड़ा रीज़न तो था नहीं, मतलब सरप्राइजिंग था कितना ज़्यादा तेज़ी जो आया, क्योंकि जो रीज़न्स थे वो तो बने हुए हैं ना, ज़्यादातर केसेस में तो बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अर्निंग ग्रोथ भी सही से नहीं आया, मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन भाई जितना एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता है तो मार्केट बिल्कुल निगेटिवली रिएक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो कि अभी फ़िलहाल आया है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है, ठीक है। इसे आप जियोपॉलिटिक्स इशू बोल सकते हैं। तो देखिए इस बार क्या लग रहा है कि ऑलरेडी इंडस जो वाटर ट्रीटी था ना, उसे तो ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। वो बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स मतलब नियर फ्यूचर में उससे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी को रोकना पड़ेगा ना। पानी को रोकना कोई 1-2 दिन का काम नहीं हो, सालों का काम है। इंडिया को टाइम लगेगा रोकने में, ठीक है, ठीक है, फ्यूचर में अगर रोकने जाता है तो। लेकिन हाँ, एटलीस्ट एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। और इससे भी बड़ा इशू क्या है कि पहले देखिए इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान जब भी कुछ करता था तो इंडिया ने पनिश किया है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पहले जो ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके मुकाबले इस बार का जो स्ट्राइक होगा इंडिया का, वो पहले के सभी जो स्ट्राइक्स थे रिसेंट फ्यू ईयर्स में, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का अगर आप भाषण भी सुनेंगे ना, तो उससे लग रहा है ऐसा कि इंडिया कुछ बड़ा करेगा पहले के मुकाबले, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मार्केट में इसको लेकर थोड़ा नर्वसनेस तो आ जाता है ना, मार्केट को मतलब कंफ्यूज करेगा ना कि भाई क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट गिर रहा है क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस है। अब यहाँ पे मार्केट देखिए ऐसे ही ना, पहले ही वो थोड़ा सा डिस्काउंट करके चलता है, तो डिस्काउंट कर रहा है। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब अब तो इंडिया टाइम वेट करेगा ना, परफेक्ट टाइम का वेट करेगा। इमीडिएटली ऐसा तो नहीं कि कर देगा वो परफेक्ट। मतलब तैयारी तो देखिए किसी भी कंट्री का तैयारी तो पहले से होता है, सब कुछ पहले से रेडी रहता है, ठीक है। जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारा हमेशा प्रॉब्लम रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी तैयार नहीं है, सब कुछ पहले से तैयार होता है। अब सिर्फ टाइमिंग का देखा जाता है कि भाई ऐसे टाइम पे कुछ किया जाए ताकि जो एनिमी है उसे थोड़ा सरप्राइज़ किया जाए, ठीक है। तो उसका वेट किया जा रहा होगा। एग्जैक्टली कब होगा ये तो पता नहीं है ना हमें, मार्केट को भी पता नहीं, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो बिल्कुल इसके कारण भी आप मान कर चले कि थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। अब देखना होगा एग्जैक्टली जब वो स्ट्राइक होगा कितना बड़ा होगा, ठीक है। अगर
पहले जिस तरह का स्ट्राइक हुआ था उसी तरह का अगर होता है और जो एस्केलेशन है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा और पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे। लेकिन हाँ, अगर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये जो इशू है वो एस्केलेट करता है, तो वहाँ पे बिल्कुल मार्केट थोड़ा और ज़्यादा इसको नेगेटिवली लेगा। तो देखते हैं, इसके बारे में तो फ्यूचर है ना, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, तो वेट एंड सी। लेकिन हाँ, इसके कारण आप मान कर चले कि थोड़ा प्रेशर तो मार्केट पे रहेगा। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद अगर पॉजिटिव्स देखें तो पॉजिटिव देखिए बहुत सारे हैं मार्केट्स के लिए फ़िलहाल, ठीक है। एक तो है कि भाई यूएस चाइना, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो ट्रेड डील है सब बात चल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट यूएस पहले के मुकाबले जो एग्रेसिव स्टैंस लिया था ना यूएस ने या ट्रंप ने, उससे वो नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं उसको। तो उससे उम्मीद थोड़ा जगह है कि आने वाले समय में शायद किसी तरह का समझौता हो जाए जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। एक तो ये जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद इंडिया और यूएस का भी जो ट्रेड डील का बात चल रहा है वो भी अच्छे स्पीड से चल रहा है। वहाँ भी आने वाले समय में, आने वाले महीनों में हमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि कई महीनों तक हम उसको लेकर परेशान थे कि एफआईआईज लगातार सेल कर रहे थे इंडियन मार्केट्स में, ठीक है। तो वो अब रिवर्स हो गया। मार्च में भी हमने देखा था ना, कई दिनों तक एफआईआईज ने खरीदारी किया था। अप्रैल शुरू में तो नेगेटिव था, लेकिन फिर से अगर लास्ट 7 वर्किंग डेज देखें ना, मतलब स्टॉक मार्केट जब काम करता है उसने स्ट्रेट 7 डेज तो लगातार एफआईआईज ने बाय किया है, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो लग रहा है कि भाई उनको लगता है कि इंडियन मार्केट में वैल्यू है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव है। उसके बाद क्रूड ऑयल ऑलवेज हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। रुपी डॉलर भी देखें तो डॉलर वीक हुआ है, तो रुपी जो बुरी तरह से गिर रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है। आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है सिस्टम में, उससे लिक्विडिटी बढ़ेगा तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। रेट कट 50 बेसिस पॉइंट और हो चुका है। इसी साल 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चले, अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है तब। उसके बाद गवर्नमेंट का जो टैक्स कट इस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ है, टैक्स बेनिफिट्स, उसका भी एडवांटेज इकोनॉमी को मिलेगा। इंफ्रा जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का, उसने फिर से ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिया है, उसका बेनिफिट भी मिलेगा इकोनॉमी को। उसके बाद इन्फ्लेशन काफ़ी कम है, तो इन्फ्लेशन कम है तो जो अर्बन साइड में जो कंजम्पशन हमारा नीचे चला गया था ना, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इन्फ्लेशन, तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए मानसून तो इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा होगा, तो जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ तो ऑलरेडी हमने देखा था कि पहले के मुकाबले तेज़ी आया है और वो मोमेंटम बना रहेगा क्योंकि मानसून अच्छा रहेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं। अर्बन साइड में प्रॉब्लम था कि कंजम्पशन डाउन हो गया था। तो यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन अभी तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, क्रूड ऑयल भी कंट्रोल में है, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में होगा तो बिल्कुल आप मान कर चले कि जो अर्बन कंजम्पशन है वहाँ भी थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, और जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, हमेशा ही होता है ना। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रेशर स्टॉक मार्केट में बना रह सकता है। बट ओवरऑल अगेन स्टॉक मार्केट है ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जेफरीज का रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो यही चीज़ें उन लोगों ने भी इसी पॉइंट पे डिस्कशन, मतलब जो रिपोर्ट आया है इसी को लेकर आया है। तो उससे पहले देखिए, आप लोग का एक क्वेरी आया है ना कि अगर हाई इन्फ्लेशन रहता है इंडिया में तो उसका क्या नेगेटिव असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ सकता है। इसको मैं ब्रीफली आंसर कर देता हूँ, ये सब जानना चाहिए एज ए इन्वेस्टर आपको। तो देखिए, इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगा ना तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो घटता जाएगा। कैसे घटता जाएगा कि जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसका प्राइस ऊपर जाना, महंगा होना सामान। जो सामान आपको 100 रुपये में मिल रहा है वो 110 रुपये में मिलेगा। तो सही बात है ना, पहले आप 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब 110 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो आपका परचेजिंग पावर कम हो रहा है, मतलब कम सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था ना जिसके कारण जो अर्बन कंजम्पशन था वो हिट हुआ था। तो हाई इन्फ्लेशन का ये तो बहुत बड़ा निगेटिव असर पड़ता है कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो परचेजिंग पावर है वो हिट होगा, तो उसके कारण जो स्पेंडिंग है उनका कम होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव है। उसी तरह से बिज़नेस के लिए भी ना, मतलब जैसे सामान का अगर कीमत बढ़ जाएगा तो उनका जो रॉ मटेरियल है उसका कीमत बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इस सब के कारण जो बिज़नेस है उस पर भी निगेटिव असर पड़ता है। और ऑफकोर्स जब बिज़नेस ही डाउन हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे जा रहा है, तो आपका इकोनॉमी बुरी तरह से
हिट होगा। इन्फ्लेशन जब बढ़ने लगेगा तो सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, प्राइसेस को कंट्रोल में लाया जाए। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। सबसे पहले तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो या कोई भी दूसरा लोन ले रहे हो या फिर बिज़नेस लोन, बिज़नेस जो है उसको भी तो लोन लेना पड़ता है। अगर वो कर रहे हैं तो वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो सभी कुछ, बिज़नेस भी हिट होगा, कंज्यूमर भी हिट होगा। उसके बाद कंज्यूमर हिट होगा तो उसका जो सेविंग्स है वो कम होगा, क्योंकि सामान का कीमत बढ़ गया है ना इन्फ्लेशन बढ़ने से, तो कम सेविंग्स कर पाएगा। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो अगेन पूरे इकोनॉमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हाई इन्फ्लेशन, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना, किसी भी सेंट्रल बैंकर से अगर आप पूछेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि भाई नंबर 1 तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले तुम क्या करना चाहोगे, तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि जो भी कंट्री का इन्फ्लेशन है ना उससे कंट्रोल में करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ग्रोथ, करेंसी, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं हुआ, ठीक है, वो लगातार ऊपर जाने लगा तो ऑफकोर्स पूरा इकोनॉमी को लेकर बैठ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। उसके बाद जेफरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जेफरीज का बोलना है कि यूएस का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ज़्यादातर परफॉर्मेंस आ चुका है, ठीक है। उनका बोलना है भाई दिसंबर 2024 में ही वो पीक कर चुका है। अब आने वाला समय यूएस के लिए शायद अच्छा ना हो, ठीक है। तो अच्छा कौन कौन सा मार्केट होगा, तो ऑफकोर्स इंडिया तो हमेशा रहता है, तो इंडिया मार्केट आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ मार्केट आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही यूरोपियन मार्केट से भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये जेफरीज का कॉल है, मेरा नहीं है, ठीक है, उनका ये मानना है। तो देखिए, इसका रीज़न बहुत सारे हैं ना। जैसे यूएस को आप देखेंगे, यूएस इकोनॉमी, तो यूएस इकोनॉमी में फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो डेट, जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं। अब 35.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट है, जो कि जीडीपी के मुकाबले देखिए परसेंटेज वाइज तो अबाउट 123% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। उसके बाद उनका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ सबसे बड़ा हेडेक क्या है, इंटरेस्ट रेट वो घटा नहीं पा रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से ज़्यादा रहा है, यूएस जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर नहीं घटा पाओगे तो भाई जो भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, क्योंकि वो तो लगातार लोन लिए जा रहे हैं और लोन ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल भी पे करना है, तो उसके कारण उनका जो खर्च है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो जो भी रीपेमेंट कर रहे हैं उसका रीपेमेंट का खर्च बहुत ज़्यादा है। ये जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाएगा ना, बहुत सहूलियत मिलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट उनका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि उनका जो परसेंटेज वाइज देखेंगे ना, यूएस का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप वाइज वर्ल्ड तो अबाउट 60% है अकेले यूएस का स्टॉक मार्केट, टोटल वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट से परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गिरेगा। एक तो यूएस स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस शायद थोड़ा कम हो, एक ये। दूसरा, डॉलर भी जो अभी देखा आपने ना, एक 109 प्लस चला गया था डॉलर इंडेक्स, अब 100 से भी नीचे आ गया, तो वो एटलीस्ट नियर फ्यूचर में बिल्कुल लग रहा है कि वीक होगा। और नियर फ्यूचर भी क्या, देखिए यूएस का जो गोल्डन पीरियड था ना मोस्टली हो चुका, ठीक है। सबका गोल्डन पीरियड आता है ना, मतलब एक समय इंडिया का भी गोल्डन पीरियड था, चाइना का भी गोल्डन पीरियड था, उसके बाद यूके का गोल्डन पीरियड आया, उसके बाद यूएस का गोल्डन पीरियड चल रहा है। सबका आता है फिर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई एक ही सुपर पावर रहता है। तो यूएस का भी मोस्टली वो पीरियड जा रहा है। अब धीरे धीरे चाइना उभर रहा है, सेकंड नंबर पे तो वही है, और उसका ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है यूएस से। तो अगर इसको मेंटेन कर पाता है वो, तो ऑफकोर्स आने वाले समय में चाइना आगे निकल जाएगा, और उसके बाद फिर इंडिया आगे आएगा। तो फिलहाल जो ना पिकिंग ऑर्डर होगा वही होगा कि चाइना नंबर 1 जाएगा, फिर इंडिया नंबर 2 होगा, उसके बाद यूएस नंबर 3 होगा, और फिर उसके कुछ डिकेड्स के बाद इंडिया नंबर 1 होगा, उसके बाद चाइना नंबर 2 होगा, और नीचे वाले जो कंट्रीज़ हैं ना, जो कि फ़िलहाल नहीं आपको दिख रहे हैं, वो सब भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। समय के साथ उनका भी समय बदलेगा। ये सब सिक्लिकल ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये सब है, तो यही चीज़ वो भी बोलना चाह रहे हैं कि भाई यूएस का मोस्टली हो गया। डेट मार्केट भी आप देख ही रहे हैं, उनका स्टेबिलिटी रहा नहीं, और प्लस ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है, देखिए यूएस में तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम मतलब कुछ सालों के बाद आना था वो थोड़ा पहले आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम उनका शुरू से था, प्रॉब्लम आना था, लेकिन वो प्रॉब्लम अब पहले आ जाएगा। मतलब डॉलर में भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनके यूएस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है, और ये सब अगर स्टेबिलिटी नहीं आया तो स्टॉक मार्केट भी फिर फ्यूचर में निगेटिवली रिएक्ट करेगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ उन्होंने पॉइंटर्स बोला, लेकिन हाँ इंडिया को लेकर वो पॉजिटिव हैं, ये बड़ी बात है। और एफआईआईज तो पैसा ला रहे हैं तो लग रहा है कि ठीक है। देखिए स्मॉल कप जो हिकअप्स है ना, अप डाउन, ये तो लगा रहेगा। स्टॉक मार्केट है ना कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। मतलब अगर आप एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर से भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप समझ चुके होंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें झेलनी होगी। मतलब झेलना क्या है, इसको सीरियसली नहीं लेना, आपको समझना है कि भाई सब होता रहता है, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। चलने दो, लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहेंगे, क्वालिटी अच्छा है तो फिर वहाँ पे कंसर्न नहीं है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो आज अगर आप देखिए, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो मैं देखता भी नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं उसको देखने का, ठीक है। लेकिन हाँ स्टॉक पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो मतलब एक समय तो 4% के आसपास गिर गया था और अभी अबाउट 3.5% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है भाई। तो इसमें परेशान होने की कोई बात है नहीं, मुझे पता है कि क्वालिटी अच्छा है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो मुझे क्या कंसर्न है, ठीक है भाई। 1-2 दिन गिरेगा, 3-4 दिन गिरेगा, 5-6 दिन गिरेगा, 1 महीना गिरेगा, 2 महीना गिरेगा, ठीक है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे इस पैसे की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वापस आएगा फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। इसको अगर आप नहीं झेल सकते तो निकल जाएँ, बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और झेल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।